नमस्कार, मैं हूं श्रेय शुक्ला। अग्निपथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुसलमानों के पसमानदा समाज की और जिस तरह से बीजेपी पसमानदा समाज के मुसलमानों को अपनी ओर करने की कोशिश कर रही है। एक तरह से कहा जाए कि वो परंपरागत पार्टियों के वोट बैंक में सेंध लगा रही है। वो किस दिशा में जाएगा और कितना नुकसान करेगा समाजवादी पार्टी और ख़ास तौर पर बसपा को। पसमानदा की अगर बात करें तो पसमानदा उर्दू और फारसी से बना एक शब्द है जिसका मतलब होता है पीछे छूट गए या नीचे धकेल दिए गए। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज संगठन के मुताबिक पसमानदा हर धर्म में है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मौजूद कुल मुस्लिम जनसंख्या में से करीब 80% मुसलमान पसमानदा समुदाय से संबंधित हैं। अब अगर मुसलमानों की बात करें तो मुसलमानों के कई छोटे संगठन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ज़्यादा पाए जाते हैं। पसमानदा मुसलमानों से संबंधित कई आंदोलन चलाए गए और इसे लेकर चलने वाले आंदोलन को मोमिन आंदोलन भी कहा गया। 90 के दशक में राष्ट्रीय स्तर पर कई बड़ी संस्थाओं ने पिछड़े और दलित मुसलमानों की आवाज़ उठानी शुरू की। 90 के दशक में डॉक्टर एजाज अली और अनवर ने संगठनों के अलावा महाराष्ट्र से संबंध रखने वाले शब्बीर अंसारी ने भी ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया। तमाम सर्वे और तमाम रिपोर्ट इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि आजमगढ़ और रामपुर में हुए लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत के पीछे पसमानदा मुस्लिमों का महज छोटा नहीं एक बड़ा योगदान है। ऐसा माना जाता है कि भारतीय मुसलमान भी जाति आधारित व्यवस्था के शिकार हैं जो सामान्य तौर पर 3 मुख्य वर्गों और सैकड़ों बिरादरियों में भटके हुए हैं। जो मुख्य 3 जातियां हैं उन्हें अशराफ, अजलाफ और अर्जाल कहा जाता है। ये जातियों के समूह हैं जिसके अंदर अलग अलग जातियां शामिल हैं। हिंदुओं में जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, वैसे ही अशरफ, अजलाफ और अर्जाल को देखा जाता है। उत्तर प्रदेश में दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद दानिश अंसारी को कैबिनेट में जगह दी गई जो एक पसमानदा समाज से हैं। इसके बाद ही इस बात पर चर्चा शुरू हो गई कि बीजेपी अब पसमानदा मुसलमानों को अपनी तरफ लाने में लग गई है। अब बीजेपी इस बात को समझ रही है कि पसमानदा मुसलमानों को लेकर अगर मेहनत की जाए तो इस वर्ग को अपने पाले में लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। 16 अक्टूबर को लखनऊ में बीजेपी ने पसमानदा समाज के सम्मेलन को आयोजित किया। इसमें ब्रजेश पाठक ने शिरकत की और 18 अक्टूबर को भी पसमानदा समाज के सम्मेलन का आयोजन किया गया। बीजेपी की अल्पसंख्यक शाखा ने पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचने का पूरा एक खाका तैयार कर लिया है। पार्टी के नेताओं के हिसाब से इसके लिए 2 सूत्रीय योजना बनाई गई है। पहली योजना के तहत केंद्र सरकार की जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ समुदाय के निचले पायदान तक पहुंचाया जाएगा। दूसरी योजना के तहत संगठन में जगह दी जाएगी। साथ ही यूपी में होने वाले निकाय चुनाव में पसमानदा समाज के लोगों को टिकट भी दिया जाएगा। तो ये थी पसमानदा समाज की पूरी कहानी और बीजेपी किस रणनीति पे काम कर रही है उसका एक मैंने आपको दृश्य पेश किया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी जो कि पहले सवर्णों की पार्टी कही जाती थी और उसके बाद फिर वो दलितों को जोड़ा, ओबीसी को जोड़ा और 2014 से लेकर 2017 तक वो इसी के इर्द गिर्द अपनी राजनीति करती नजर आई। लेकिन जैसे जैसे बीजेपी ने और विस्तार किया, बीजेपी ने अब अपनी निगाह पसमानदा समाज यानी कि जो पिछड़े हुए मुसलमान हैं उनकी तरफ करनी शुरू कर दी है। और जो चुनाव में जिस तरह से मैंने जिक्र किया, उपचुनाव में जो रिजल्ट आए और जो समीकरण देखने को मिले उसने बीजेपी को उत्साहित भी किया। और उस उत्साह की वजह भी यही थी कि
पसमानदा समाज बीजेपी की तरफ जाता दिखा। इसके कई कारण हो सकते हैं, इन कारणों का भी हम जिक्र करेंगे। अब अगर बीजेपी की ये पूरी रणनीति काम कर गई है तो ये सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। क्योंकि जो पार्टियां, समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, मुसलमानों के वोट बैंक को लेकर बहुत उत्साहित रहती हैं, ये उनके लिए एक बड़ा डेंट होगा। और अगर मुसलमानों की राजनीति की बात की जाए और ख़ास तौर पर कांग्रेस की बात की जाए, आज से 60 साल 70 साल पहले तो पसमानदा समाज की नुमाइंदगी बहुत कम देखने को मिलती थी। मुस्लिम जो अपर कास्ट था वही राजनीति करता हुआ दिखता था। अब धीरे धीरे ये बात बढ़ने लगी और उसके बाद पसमानदा समाज ने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया और उस ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करने के बाद उन्होंने अपने हक और हुकूक की बात की। ऐसे में अब ये जो आबादी है ये 80% आबादी है। अब अगर 80% आबादी पर अगर कोई पार्टी सेंध लगाती है तो आप समझिए कि उसका वोट परसेंट कहाँ पर जाके रुकेगा। और जिनको ये पसमानदा समाज, जिन पार्टियों को पहले वोट डालते आ रहे थे, वो पार्टियां कितनी नीचे खिसक सकती हैं, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। और आपको सबसे पहले मैं कुछ रिएक्शन सुनाता हूं, उसके बाद मैं अपने गेस्ट पैनल से आपका परिचय कराऊंगा और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। पूरे प्रदेश में इस बात की चर्चा है कि अल्पसंख्यक मोर्चे ने क्या कमाल कर दिया कि आज प्रदेश का पसमानदा मुसलमान लखनऊ की सरजमी पर इकट्ठा होकर के नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नारे लगाने का काम कर रहा है। अल्पसंख्यक समाज का संपूर्ण विकास, आर्थिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, चाहे राजनीतिक विकास हो, हर दिशा में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। ये आज मोदी जी और योगी जी के प्रयास से तमाम योजनाओं का सीधा लाभ बिना भेदभाव के और बिना भ्रष्टाचार के अल्पसंख्यक समाज को मिल रहा है। और अल्पसंख्यक समाज भी आज पूरे विश्वास के साथ मोदी जी के साथ और योगी जी के साथ कदम से कदम मिला के तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा लगातार इनका वोट बैंक के रूप में लाभ लेती रही, लेकिन इनको कभी विकास की योजना में इनको नहीं जोड़ा, कभी इनको सम्मान नहीं दिया, कभी इनको हिस्सेदारी नहीं दी। आज भारतीय जनता पार्टी इनको हिस्सेदारी भी दे रही है, योजनाओं में लाभ भी दे रही है, सम्मान के साथ इनको आगे बढ़ा रही है। तो आपने सुना कि बीजेपी की रणनीति क्या है और किस तरह से वो पसमानदा समाज को और ख़ास तौर पर 80% मुसलमानों को अपनी तरफ करने के लिए एक एक बात को उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि किसी भी पार्टी ने उनके लिए नहीं किया, लेकिन अब हम करेंगे। यानी उनकी नज़र 2024 पर है और 24 में एक एक सीट और एक एक वोट की अहमियत कितनी है ये सभी पार्टियां जानती हैं। मेरे साथ तमाम गेस्ट हैं। मैं सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। डॉक्टर बासित अली हैं जो कि अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चा बीजेपी के। मीसम जैदी हैं जो कि नेता हैं समाजवादी पार्टी के। शैलिन तिवारी प्रवक्ता कांग्रेस हैं। हाजी हसन अहमद साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। इसके अलावा केपी मलिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बासित जी, पहला सवाल आपसे, ये शायद पहला मौका होगा कि इतने बड़ी स्तर पर एक आयोजन किया गया और कहा जाए कि पसमानदा समाज के ज़रिए मुस्लिम वोट बैंक जो कि दूसरों का था कल तक, वहाँ पर सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है। जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने पसमानदा समाज की, यानी कि जो हमारे भाई कस्सार हैं, अंसारी हैं, नाई हैं, धोबी हैं, राइन हैं और जो बहुत सैफ़ी हैं, मलिक हैं, इस तरह की बहुत छोटी छोटी बिरादरियाँ, मंसूरी समाज, जिनकी कोई शुद्ध नहीं लेता था, लेकिन एक मुसलमान चेहरा दिखा करके उनको कई सारे मंत्रालय दे करके इनको मुसलमानों का मसीहा दिखा करके इनकी वोट लेने का काम करते रहे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी
तो क्योंकि हमारी पार्टी का विजन है लक्ष्य अंत्योदय, पर्ण अंत्योदय, पथ अंत्योदय, यानी कि जो पिछड़ा है, जो लाइन में छूट गया है, जो पीछे रह गया है, उसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। पंडित दीनदयाल जी ने इसी को लेकर के पार्टी को आगे बढ़ाया। आज पसमानदा जिसके मायने भी यही हैं कि जो पीछे छूट गया है, जो विकास में कहीं वंचित है, जिसकी किसी ने चिंता नहीं की, जिसकी किसी ने फिक्र नहीं की, ऐसे ही समाज को लेकर मोदी जी ने जब चिंताएं जाहिर की तो आज अल्पसंख्यक मोर्चे ने उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग तमाम बिरादरियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अलग अलग बिरादरियों के लोगों को बुला करके उनको भारतीय जनता पार्टी का विजन, भारतीय जनता पार्टी की रीत नीति और भारतीय जनता पार्टी के बारे में बता करके उनको साथ जोड़ने का, साथ लाने का प्रयास किया है। और ये एक बड़ा वर्ग है जो कहीं पीछे छूट गया है। इसी वर्ग को भारतीय जनता पार्टी ने 5.5 करोड़ पूरे हिंदुस्तान के अंदर स्कॉलरशिप दी। यूपी के अंदर अगर मैं बात करूं तो 3 करोड़ लोगों को राशन मिला, 1,25,000 लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड मिला और 40 लाख लोगों को बिजली के कनेक्शन मिले और 20 लाख लोगों को आवास मिले। तमाम ऐसी स्कीम्स हैं जिसकी संख्या लगभग 4.5 करोड़ बैठती है। और जब 4.5 करोड़ लोगों तक हमारी पहुंच घरों तक बनती है, एक नया वर्ग बनता है लाभार्थी। तो मोदी जी और योगी जी की नीतियों के कारण आज ये सभी लोग कहते हैं हाँ भारतीय जनता पार्टी काम तो करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दंगे तो नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारी बहन और बेटे सुरक्षित हैं। आज यही विश्वास और यही एक सोच भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इसका, चाहे वो मैं 24 की बात करूं या जो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ, सबके प्रयास से आज सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी हुई है। कहीं ना कहीं हमारी पहुंच आज पसमानदा समाज के बीच पहुंच करके इसको बढ़ाने का और आगे लेके चल जाने का काम करेगी। जी मीसम साहब, जो मुस्लिम वोट बैंक है वो आप ही का है सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए मुसलमानों के लिए काम करने वाली पार्टी के रूप में समाजवादी पार्टी ने अपने आप को प्रोजेक्ट किया। 2014 का चुनाव हुआ, 17 का चुनाव हुआ, 19 का चुनाव हुआ, 22 का चुनाव हुआ। 22 के चुनाव के बाद ऐसा लगा कि मुसलमानों ने बहुत बड़ी संख्या में वोट दिया, लेकिन उसको लगा कि यहाँ तो वोट दिया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सरकार तो बनी नहीं। तो अब इसका फ़ायदा उठा के बीजेपी वहाँ सेंध लगा रही है। तो सबसे बड़ा डेंट तो आप ही को लग रहा है। नहीं शेर सर, मैं माफ़ी चाहूँगा यहाँ पर जो आपने वर्ड इस्तेमाल किया कि मुसलमानों की पार्टी है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी एक विचारधारा है, किसी विशेष किसी जाति और किसी वर्ग की पार्टी नहीं है, ये सबकी पार्टी है। वो एक अलग बात है कि जब मुसलमान अक़लियत की हम बात करते हैं तो यही भारतीय जनता पार्टी हम पर टारगेट करती है कि हम पाकिस्तानवादियों का, पापी लोगों का, आतंकवादी लोगों का जो इस तरह के संगठन चला रहे हैं हम उनका सपोर्ट करते हैं। हम मुसलमानों को वोट बैंक बनाए हुए हैं, इसीलिए एक देश के अंदर हम आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, तब ये हम पर इल्ज़ाम लगते हैं। और आज की डेट में इसी वोट बैंक के लिए अलग अलग नामों से इस तरह के संगठनों को बना करके पसमानदा समाज का संगठन किया जा रहा है। बासित अली जी हमारे यहाँ पर मुसलमानों के प्रदेश के माइनॉरिटी के अध्यक्ष हैं, बहुत अच्छी बात है। हो सकता हो कि जितने लाभ इन्होंने गिनाए हैं, इन्होंने हो सकता हो कि इनको भली भांति इनको भी पहुँचे हों, मगर उसके साथ साथ जो मुसलमानों को गालियाँ दी गई, जो गले लगा करके खंजर मारने का काम किया गया, वो इन्हीं की पार्टी ने किया गया। इन्हीं की पार्टी के लोगों ने मुसलमानों को किस तरह से गालियां दी, किस तरह के कोरोना के टाइम पर आपने देखा किस तरह से मदरसों पर बैन लगाने का भी काम इन्होंने किया और पाकिस्तान से तार जोड़ने का भी इन्होंने ही काम किया। और आज पसमानदा समाज का सम्मेलन करके मुसलमानों को इस तरह से मुख्य धारा में जोड़ने का काम कर रहे हैं। और अगर हम वही काम हम करते थे तो हम पर इल्ज़ामात लगाए जाते थे। कहीं ना कहीं इनका जो बिंदु, केंद्र बिंदु है, वो आप देख लीजिए कि वो मुसलमानों के इर्द गिर्द रहता है और मुसलमानों के लिए ये राजनीति करते हैं। आज जो ये पार्टी के अंदर
मैंने देखा कि बता रहे हैं कि पसमानदा समाज से हमने कई लोगों को पद दिए, कई लोगों को हमने मंत्री बनाया। तो आज ये बता दें कि इनके संविधान में ले करके और लोकसभा में कितने मुसलमानों को इन्होंने टिकट दे करके यहाँ तक पहुँचाया। ये तो लॉलीपॉप पकड़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि वो प्रदेश हो या देश हो, कोई भी पार्टी, कोई भी देश, ये बात सच है कि सबको बगैर लिए आगे नहीं बढ़ सकता। वो कोई भी हो, वो मुसलमान हो, वो शेड्यूल कास्ट में आता हो, वो किसी में स्वर्ण जातियों में आता हो या जनरल कोटे में आता हो, किसी भी वर्ग जाति का आदमी, जब तक हम साथ लेकर के नहीं चलेंगे प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा। मगर जब हम किसी को आगे लेने की बात करते हैं तो ये उस पर कटाक्ष करते हैं। और आप देखिए जिस तरह से ये मुसलमानों को वोट बैंक की राजनीति समझ के साधने का काम कर रहे हैं, तो अब जो ये पसमानदा समाज से जिनको जोड़ रहे हैं वो सब दूध से धुले हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर मुसलमान बढ़ चढ़ करके इनको वोट देने लग जाए और इनके साथ आने लग जाए तो यही मुसलमान जो अब तक ये गालियां देने का काम कर रहे थे, इन्हीं मुसलमानों को ये सर्टिफिकेट बांटने का काम कर देंगे कि ये देश के साथी हैं, ये सच्चे देशभक्त हैं। और अगर इनके साथ मुसलमान, क्या मैं कहता हूं कोई भी वर्ग हो, इससे पहले प्रभु सम्मेलन कर रहे थे ब्राह्मणों के लिए, बाद में इन्होंने देखिए ब्राह्मणों के लिए क्या किया, सिर्फ जेल में डालने का काम किया, ब्राह्मणों के घर गिराने का काम किया, ब्राह्मणों को जेल में डालने का काम किया। और जब ब्राह्मणों के लिए आवाज़ उठाई गई तो वो ब्राह्मण जो इनके साथ नहीं थे वो हमेशा देशद्रोही पाए गए, वो हमेशा आतंकवादी पाए गए। और जब कोई इनके साथ हो जाता है तो इनके पास एक वॉशिंग मशीन है जो धो करके और साफ करके निकाल के और सर्टिफिकेट बांटने का काम करते हैं। मैं इससे किसी भी तरह से सहमत नहीं हूँ। किसी वर्ग में किसी 2-4 लोगों को फायदा पहुँचा देने का ये मतलब नहीं होता है कि आपने पूरे प्रदेश के और देश के 125 करोड़ अब में से जो है वो 20 करोड़ 25 करोड़ मुसलमानों को आपने उनको राहत पहुंचाने का काम किया है। उसी तरह से आपने मुसलमानों की भावनाओं को ठेस लगाने का भी काम किया है। आपने 3 तलाक जैसे संवेदनशील मुद्दों के ऊपर जिस तरह से आपने कानून बनाने का काम किया, क्या उस वक्त मुसलमानों का दिल नहीं दुखा? जिस वक्त आपने मस्जिदों के ऊपर से लाउड स्पीकर उतारने की बात करी तब आपका उस वक्त दिल नहीं दुख रहा था? जब मुसलमान ये आवाज उठा रहा था सिर्फ आपका काम यह था कि हिंदू और मुसलमान चैन से बैठने ना पाए, क्योंकि अब आपको यह लग रहा है जिस विकास की आप बात कर रहे थे, जिस लॉ एंड ऑर्डर की आप बात कर रहे थे, और जिन महिलाओं को बात करके आप महिलाओं की राजनीति करके बेटी बचाओ पढ़ाओ का नाम लेकर के आप प्रदेश की सरकार में आए थे, उसी प्रदेश की सरकार राजधानी में यहां से थोड़ी दूर पर एक महिला के साथ बलात्कार होता है और बलात्कार करने के बाद उसे मरणासन स्थिति में फेंक दिया जाता है, तो क्या इसका सरकार जवाब देगी? नहीं। आप इन सब बातों से बचने के लिए एक नया शगुफा आपने पसमानदा के नाम पर छोड़ा है, और जो कि ये देश की जनता देख रही है, प्रदेश की जनता देख रही है, इन सब बातों से आप किसी तरह से जनता को डाइवर्ट नहीं कर पाएंगे। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के हमारे यहाँ साथी बासित अली जी की, तो वो उनका काम है क्योंकि वो पार्टी लाइन पर काम कर रहे हैं। और मैं जी बिल्कुल ठीक है, पार्टी लाइन पे तो सभी लोग काम करते हैं, सभी लोग पार्टी लाइन पे ही काम करते हैं। आप भी पार्टी लाइन पे ही काम करेंगे, बासित साहब भी करेंगे, शैलेंद्र तिवारी जी भी करेंगे। मैं पार्टी छोड़ दूंगा अगर मेरी पार्टी अगर मुसलमानों का आप शैलेंद्र तिवारी जी किसी के भी खिलाफ जी बिल्कुल बिल्कुल मैंने सुन लिया आपको, मैंने सुन लिया। शैलेंद्र तिवारी जी, कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती रहती है कि बीजेपी जो है वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, खासतौर पे विपक्षी भी यही कहते हैं, लेकिन अब तो बीजेपी मुसलमानों को साथ में लेके चल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, हमको ये बात समझाने में इनको 70 साल लग गए। आप समझ जाएं तो अच्छी बात है, ये स्वागत योग्य कदम है, एक बात। दूसरी बात जो अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे, क्या ये उस सांसद को निकालेंगे जिसने अभी कहा था कि एक लोगों विशेष लोगों के यहाँ सामान मत लो? निकालेंगे उसको? भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सरदार उस सांसद को निकालेंगे? गिरिराज सिंह को पाकिस्तान भेजेंगे? नहीं भेजेंगे। ये सब दिखावा चोचलेबाजी है। गुजरात में चुनाव है, ज़मीन खिसक गई है, सब मामला धड़क गया है और लोगों को पता लग गया है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ हवा में गांठ लगाती है, सूत न कपास लट्ठे में लट्ठा करके जनता को लड़ाया है इसने। आज समाज को पूरी तरह से बांटा और अब उसी समाज को प्रेजेंट करने के लिए आपने इतनी बड़ी बातें बताई। हमारे भाई ने पता नहीं कितने डाटा गिना दिए, दोबारा आप गिनवाएंगे तो गिना भी ना पाएँ, तो इतने डाटा बता दिए। कुल मिलाकर के ये सरकार आंकड़ों की है और आंकड़ों की बाजीगरी में हाल ये है कि अगर आप वित्त मंत्री से कोई पत्रकार सवाल पूछता है कि डॉलर का क्या भाव हो रहा है, तो वित्त मंत्री का जवाब मालूम क्या था कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, आप ऐसा बताइए कि डॉलर बढ़ रहा है। मतलब
अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल 100 रुपये का पड़ रहा है तो आप ये मत बताइए कि 100 रुपये पड़ रहा है, आप ऐसे बताइए कि आप गाड़ी ज़्यादा चला रहे हैं। क्या क्या दिखाना क्या चाहते हैं? नोटबंदी आपने की, तमाम चीज़ों को आपने बताया कि तमाम रोजगार नए पैदा हो जाएंगे, तमाम चीज़ें हो जाएंगी, बैंक का करप्शन, आज तक बैंकें बंद हो गई। जहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री ने मनमोहन सिंह ने जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि 1000 से 800 के बैंक में 2013 से और 20 जो है 20। अच्छा शैलेंद्र जी, मुझे ये बताइए, चलिए आप तो दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। कांग्रेस सही तरफ जा रहे थे। नहीं, मैं हमने बात कर दिया। नहीं बोलने तो दीजिए। नहीं, हम लोग बात आज पसमानदा समाज की कर रहे हैं, मुस्लिम वोटर्स की कर रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि कांग्रेस ने 70 सालों में पसमानदा समाज के लिए क्या किया? देखिए आपको बताएं, बढ़िया, एक अंसारी साहब हमारे राष्ट्रपति हुए, उनको इन लोगों ने क्या किया, एक पत्रकार को बुलाने में इन्होंने कहा कि इनके तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। बेचारे उस समय राष्ट्रपति थे। मतलब ये ऐसे घिरे हुए मतलब घटिया बयान देते हैं जिससे समाज में विघ्न पैदा हो, समाज में जो है व्यवस्था पैदा हो, सामाजिक दृष्टिकोण बदले आदमी का। और आज ये बता रहा है कि हम पसमानदा जोड़ेंगे और राजा जोड़ेंगे और फ़कीर जोड़ेंगे। ये झूठ बोलते हैं, झूठे हैं, ये जुमलेबाजी करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। जनता इनको वोट देकर अब पूरी तरह से शर्मिंदा है, क्योंकि आज की तारीख में जो गैस सिलेंडर 2013 में 350 का था, वो 1100 का ले रही है। तो जनता पूछेगी हिसाब, अब नहीं पूछेगी पसमानदा को क्या दे रहे हो, या हिंदू को क्या दे रहे हो, या मुसलमान को क्या दे रहे हो, या सिख को क्या दोगे, ईसाई को क्या दे रहे हो। अब तो ये बताओ कि किस आदमी को सब्सिडी दे रहे हो, किसकी छीनी थी, किसकी ली थी, क्या कर रहे हो समाज के लिए, ये बताओ। अब 8 साल से 9 साल से ऊपर हो गया, अब जनता के सामने झूठ नहीं चलेगा। हाँ, ये बात अलग है कि बहरूपिये में बन करके रोने लग जाएं, परिवारवाद की बात करने लग जाएं, उसके बाद परिवार के ही आदमी को टिकट दे दें। अरे भाई, आप परिवारवाद की बात करने का हक नहीं रखते हैं। आप किससे रखते, परिवारवाद की बात वो करें जिसके परिवार हो, जिसके परिवार ही नहीं होगा परिवारवाद की बात करेगा। कुल मिलाकर के सिर्फ और सिर्फ झूठ का पुलिंदा है, और उसके अलावा कुछ है ही नहीं इनके पास। समाज को बांटने के अलावा कोई काम न किया है, न कर पाए हैं, न करेंगे। ये असर राहुल गांधी की उस पदयात्रा का, जिसको न जाने कौन सी शक्ति चलाई जा रही है, अब लगाएं, पता करें ईडी देगी क्या कहेगी, अब पता करें, बताएं कौन सी शक्ति उनको पीछे से लगी है, ढूंढे जा करके बताएं। जी जी, हाजी हसन साहब, आपसे सवाल है कि आपको नहीं लगता कि कोई भी पार्टी हो, उसने मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, और वोट बैंक की इस तरह इस्तेमाल करते करते उन्होंने अपने स्टेट को बड़ा किया, यानी कि अपने को स्टेट में मजबूत किया, देश में मजबूत किया। लेकिन मुसलमानों की स्थिति, और ख़ास तौर पर जो पसमानदा मुसलमान हैं, उनकी स्थिति वहीं की वहीं रह गई। तो आप मुसलमानों को देखते हैं कि इस देश में अभी भी सियासत वोट बैंक की तरह ही है मुसलमानों को लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपकी सारी बातों से इत्तेफाक करता हूँ। कांग्रेस ने भी वही किया, मैं खुल के नाम ले रहा हूँ बिना किसी झिझक के, और संविधान ने हमें अधिकार दिया है। कांग्रेस ने भी वही किया, क्योंकि देखिए मैं एक मोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि ज़मींदारी उन्मूलन कानून आया उत्तर प्रदेश में, लेकिन राजस्थान में नहीं आया और स्टेट्स में नहीं आया, जहाँ पे बड़ी बड़ी राजे रजवाड़े आज भी मौजूद हैं, लेकिन स्पेशली उत्तर प्रदेश में। तो उसके बाद सच्चर कमेटी, रंगनाथन मिश्रा कमेटी बनी, सालों राज किया, रखी रही वो रिपोर्टें, न लागू की गई न करवाई गई, बस सिर्फ और सिर्फ एक रूपहीन दिखाया उत्तर प्रदेश में, और गैर भाजपा सरकारें बनी, सबके दावे रहे जुबानी, हालात दिन ब दिन बदतर होते रहे। भाजपा आई, हमारे मोदी जी ने आज से 6 साल पहले, मुझे अच्छी तरह से याद है, कहा था कि मुस्लिम भाइयों की हालत हमारे दलितों से बदतर है, वो यहाँ तक गटर में घुसे हुए हैं, और हम तो ये चाहते हैं कि उत्थान करेंगे। उत्थान के नाम पे क्या हुआ? हिजाब, अजान, नमाज, मस्जिद सामने है आपके। तो सवाल ये है, अब आज आती है बात पासमानदा मुस्लिमों की। बिल्कुल कुंवर साहब ने कमाल किया है, मैं सलाम करता हूँ इनकी क्षमता पे, इनके नेतृत्व को सलाम करता हूँ कि इन्हीं ने एक ऐसी पार्टी के लिए इतना बड़ा सम्मेलन किया लखनऊ जैसी जगह, और लोग आए भी, लोग आए। लेकिन सवाल ये है कि अभी अभी हाल में ही देखा गया कि मदरसों के लिए इन्हीं की सरकार ने एक सर्वे करवा रही थी, उसमें अजीम प्रेम जी के पुत्र नहीं जाते, या फिर और जो बड़े उद्योगपति हैं मुस्लिम, उनके बच्चे नहीं जाते।
उसमें इसी गरीब पासमानदा समाज के मुस्लिम बच्चे पढ़ने जाते हैं, जिनके यहाँ आधुनिकरण के नाम पे, मदरसा आधुनिकरण के नाम पे जो विज्ञान के, जो गणित के टीचर दिए गए थे, 4-4 साल से उनकी सैलरी नहीं है। केंद्र के पास ना इतना पैसा है कि उनको केंद्रांश के रूप में किस्तों में भी पैसा नहीं पहुंच पा रहा है, ना राज्य के पास है। तो उसमें इसी गरीब पासमानदा समाज के बच्चे ही पढ़ने जाते हैं। और जांच के नाम पे जो बताया गया, जो और दूसरे स्टेट में देखा गया कि मदरसों को बुलडोज़र चलाया जा रहा है, ताला लगाया जा रहा है, फिर कहा जा रहा है नहीं हम उनको बना देंगे। तो ये सब क्या है? उसके बाद दिल्ली में एक सम्मेलन देखा गया था जहां कहा जा रहा था रेहड़ी पट्टी वालों से इनका संपूर्ण बहिष्कार करो, इनका दिमाग सीधा करना है तो इनका आर्थिक बहिष्कार करो। क्या उस सांसद के ऊपर, उस MP MLA के ऊपर कभी कोई कार्रवाई होगी? हमें तो बड़ी खुशी होती कि उस सम्मेलन में इस मुद्दे को भी उठाया जाता कि नहीं नहीं ये हमारे भाई हैं, इनकी रेहड़ियों से ही सामान खरीदो, दिवाली में स्पेशल इनको ही आगे बढ़ाओ। तो लगता कि हाँ हमारे नेता या कोई ऐसा मोर्चा, कोई ऐसा भी काम कर रहा था। तो देखिए सारी पार्टियों को ये अधिकार है कि वो जोड़ने की कोशिश करें, लालीपाप थमाएं और जनता चूसे। लेकिन जनता अब बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गई है, अब मुद्दों की बात हो रही है। अब ये भी कल उसकी परीक्षा थी, एक तरफ बाढ़ थी, पानी, लोगों को यही प्रदेश सरकार थी, यही कहाँ थे वो मोर्चे जो सम्मेलन करने के लिए तो संसाधन जुटा सकते हैं, लेकिन छात्रों को इधर से उधर करने के लिए संसाधन नहीं जुटा सकते। किस तरह के सम्मेलन है? सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रदेश में, हमारे देश में चुनाव ही एक मुद्दा रह गया है। न बेरोजगारी से मतलब है, न महंगाई से मतलब है, न अच्छे स्वास्थ्य से मतलब है, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। छात्रों का भविष्य क्या होगा? अब बताया जा रहा है कि 5 करोड़, देश में 5 करोड़ मुस्लिम छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई। अरे भाई जब 80-20 का मुकाबला, 80 और 20, तो क्या हर घर में एक बच्चे को छात्रवृत्ति मिल गई? बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन आंकड़ों की बाजीगरी। एक रिपोर्ट आई थी 2020 की कि उत्तर प्रदेश रेप के मामले में सबसे आगे, सेकंड नंबर पे गुजरात, जहां चुनाव होने हैं, जहां का वो है, और उसके बाद हत्या के मामले में फर्स्ट नंबर पे भी उत्तर प्रदेश ही आ रहा है। तो इस तरह के जब माहौल होगा और उसमें बात की जाएगी पासमानदा मुस्लिम को या पासमानदा के, अरे भाई गरीबों की बात करो, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई क्यों, सबके संपूर्ण सबका उद्धार करिए ना, सबका उद्धार कीजिए। कोई ऐसी ठोस योजना लाइए तो आपके पास शौचालय, आवास और फ्री राशन। अरे भाई मैं तो कहता हूं कि क़यामत अब दोबारा कोरोना जैसी महामारी हमारे देश में, क्या विश्व में कहीं भी ना आए, ताकि कोई भिखारी नहीं है, किसी को फ्री में 3 किलो राशन में किसी का न घर चला है न चलेगा। तो सवाल यह है कि वो हुआ क्या, उसके बाद के हालात कहाँ हैं, लोग संभल पाए कि नहीं। और फ्री राशन की व्यवस्था हमने अपने पड़ोसी मुल्क में अभी देखी है, उसका नतीजा क्या निकला, और हमारी भी एजेंसियां हमें बार बार चेता रही हैं। तो कब तक हम फ्री की योजनाएं और ऐसे लालीपाप दे दे के जनता से वोट लेते रहेंगे जी? अच्छा, उद्धार किसका हो रहा है? देखने में आया कि उद्धार हुआ, हमारे अडानी जी कई हजार गुना प्रॉपर्टी संपत्ति में उनकी बढ़ोतरी हुई, अंबानी जी, जय शाह जी। तो अगर यही 3 लोग भारत हैं, यही भारत की जनता है, तो फिर शायद भाजपा सही ट्रैक पे चल रही है और बाकी जनता समझदार है। जी KP मलिक जी, मेरा सवाल ये है कि बीजेपी के पास सवर्ण वोट अच्छा खासा है, फिर दलित जुड़ा, फिर OBC भी जुड़ा, ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि अब वो पसमानदा समाज को अपनी ओर करने की कोशिश कर रहा है? क्या कहीं उनको लगता है कि इस वोट बैंक में जो परंपरागत उनका वोट बैंक है उसमें कहीं कुछ कमी हो सकती है, या फिर और इजाफा करने की बात कर रहा है? देखिए, अगर पसमानदा समाज की बात करें, इसमें 2 राय नहीं है कि ये पिछड़े और अति पिछड़े लोग हैं और हमेशा इनकी उपेक्षा हुई है। हमारे मित्र अली अनवर अंसारी दिल्ली में काफी लड़ाई पार्लियामेंट में भी लड़ते थे और वो नीतीश कुमार द्वारा राज्यसभा में भेजे गए थे। हालांकि जब नीतीश कुमार का और भाजपा का गठजोड़ हुआ था तो उन्होंने पार्टी तोड़ दी थी, और मुझे लगता है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को एक पत्र पिछले दिनों लिखा था, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को यह याद आया है पसमानदा समाज। और इसमें दूसरी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी की लगातार जिस प्रकार से छवि खराब हो रही है, एक तो इससे क्या होगा कि छवि में थोड़ा सुधार होगा, और दूसरा ये होगा कि ये भारतीय जनता पार्टी एक ये सोशल इंजीनियरिंग कर रही है कि अगर ये फॉर्मूला आने वाले
जो आपके चुनाव हैं उसमें सफल होता है, क्योंकि आप देखेंगे कि कई सारे एरिया में, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड और बंगाल में कई ऐसी पॉकेट हैं जहां पर मुस्लिम वोट, खासकर ये गरीब मुस्लिम वोटर जहां तक हैं, भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इनको रिझाना चाहती है, इनको खुश करना चाहती है, इसीलिए तमाम कवायद हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी का अगर ये फॉर्मूला पास हो जाता है तो इसका बहुत बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में, बिहार में और वेस्ट बंगाल में हो सकता है। ये कोई एक दिन की बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने सम्मेलन कर दिया है। इसके पीछे बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति चल रही थी और आपने देखा होगा पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में हुई थी, वहां पे भी प्रधानमंत्री ने इस तरह का जिक्र किया था। तो मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक तीर से कई निशाने करना चाहती है, लेकिन मैं इस सब के बीच में ये देखता हूं कि ये एक ऐसा समाज है, ये ऐसी जाति है, इसमें मुझे लगता है कि ये सब कन्वर्टेड लोग हैं और जो बहुत ज्यादा कट्टर मुसलमान, इनको हम नहीं कह सकते जैसे दूसरे लोग होते हैं हमारे यहाँ, जैसे स्वर्ण होते हैं या अति पिछड़े आप उनको कहिए, या जिस तरह से बहन जी कहती हैं जो पीछे छूट गए लोग, हम उनको आगे बढ़ा रहे हैं। तो मुसलमानों में भी ये उस तरह का तबका है। भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति ना करके, सियासत ना करके, अगर वास्तव में इनके लिए कुछ करना चाहती है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि वो बात सेकेंडरी है, इसमें सबसे ज्यादा राजनीति है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर ये फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी का पास हो जाता है, जैसे मैंने कहा, आने वाले 2024 में भारतीय जनता पार्टी को इसका मुफीद फायदा होगा। यहाँ पे हमें एक चीज और देखनी होगी कि जिस प्रकार से तमाम सियासी दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, और चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, इन्होंने जिस तरह से छोड़ दिया है मुसलमानों को, आज मुसलमान अपने आप को दोराहे पे खड़ा नजर आ रहा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा ब्रह्मास्त्र चला है, अगर ये चल जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुफीद और सहायक सिद्ध होगा, मुझे ऐसा लगता है। जी, मतलब अगर आपकी बात को मैं मानूं तो अगर ये वाला जो ब्रह्मास्त्र है ये काम कर गया तो फिर तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की पॉलिटिक्स ही बदल जाएगी। फिर तो हिंदू मुसलमान वाली जो पॉलिटिक्स है वो ख़त्म हो जाएगी, तो एक नया नैरेटिव सेट होगा। फिर तो नई तरह से इबारतें गढ़ी जाएंगी राजनीति में। देखिए, आज कोई भी सियासी दल, खासकर सबसे बड़ा राष्ट्रीय दल जो माना जाता है वो कांग्रेस है। अगर आप देखेंगे कांग्रेस की कोई ऐसी रणनीति मुझे दिखाई नहीं दे रही है कि वो इस तरह के वोटरों को रिझाने के लिए या इनको अपने साथ ले जाने के लिए कोई कवायद कर रही हो, कोई मेहनत कर रही हो, दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता है। अगर आप पिछले चुनाव में देखें जिस प्रकार से बहुतायत में समाजवादी पार्टी से मुसलमान जुड़ा हुआ था, या मुसलमानों ने बहुत अच्छी वोट समाजवादी पार्टी को दी थी, उसका एक आपने नजारा भी देखा कि इतनी अच्छी विधानसभा सीटें भारतीय उसको समाजवादी पार्टी को मिली हैं। पश्चिम में लोकदल की 9 सीटें आई हैं, तो वो बिना मुसलमानों के तो सीटें आई नहीं हैं। लेकिन जिस प्रकार से साथ देना चाहिए था उस तरह से सियासी दल इनके साथ नहीं खड़े। उसकी बानगी आपने पिछले 2 उपचुनाव जो लोकसभा के हुए उसमें दिखी है कि अखिलेश का बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चुनाव पे, और एक जैसे छोड़ देना उस पे, उसको बिल्कुल ही इग्नोर कर देना, तो कहीं ना कहीं उससे भी ये लोग एक ऐसे दोराहे पे खड़े हैं। अगर इनको कुछ सहायता होती है, इनको कुछ फायदा दिखता है तो तमाम लोग राजनीति करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी में मैं तो ये तो नहीं कहता हूं कि 100% चले जाएंगे, हालांकि इनकी तादाद अच्छी खासी तादाद है। हम तो मानते हैं कि ये मुसलमानों में 70 से 75% लोग हैं, सारे चले जाएंगे मैं नहीं कहता हूं, लेकिन अगर 25 से 30% भी भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदा होगा और दूसरे सियासी दलों के लिए बड़ा नुकसान होगा। जी, बासित साहब ये बताइए कि आप लोग सम्मेलन कर रहे हैं, मुसलमानों की बात कर रहे हैं, ख़ासतौर पर जो पिछड़े मुसलमान हैं उनकी बात कर रहे हैं। ये कहा जाए कि एक तरह से कहा जाए ओबीसी मुसलमान जो हैं, पसमानदा जो हैं, उनकी बात करें तो इनको आपने सम्मेलन से तकरीरें करके अपनी ओर करने का प्रयास किया। आपको पहली चीज़ आपको लगता है कि ये वोट में कन्वर्ट होगा? जिस गति से आप देखते हैं कि ये वोट बैंक है और ये हमारी तरफ आएगा, कन्वर्ट होगा? दूसरी बात, आप लोग 2024 में और चाहे नगर निगम के चुनाव हों, उन चुनावों में क्या आप इनको
इनको सीट्स देंगे? देखिए, मैं पिछले 1-2 सवाल हैं उनका एक छोटा सा जवाब देकर के फिर आपकी बात पे आता हूँ। पिछली बार जब कांग्रेस का शासन था तो देश के अंदर एक महामारी आई थी। उस महामारी के अंदर 1 करोड़ लोग केवल भूख से मर गए थे। ये कौन सी महामारी, किस बार? एक बार मैं आपको बता दूंगा। और पिछली बार आप बता रहे हैं ना, तो एक बार कैसे हो गया? मैं बता दूंगा, आप इतने सर्च करिए। 1 करोड़ एक मिनट मैंने आप आपकी यहाँ बात पर पूरी आप सुनी है एक सुन लीजिए। और मैंने आपकी बात पूरी एक सुनी है। मिनट सुन लीजिए भाई साहब, आप यहाँ पे हम नहीं बोलेंगे, आप बताइए, उसको बताइए कौन से समय में बता कर। चलिए, मैं दूसरी बात नहीं कंफ्यूज मत करिए जनता को। ये जनता के करोड़ों लोग देख रहे हैं, दर्शक को गुमराह मत करिए। एक समय में एक राजा था नहीं। अभी की बात की आपने, पिछले कार्यकाल की बात की, उसमें बताइए। मैं पिछले कार्यकाल 2-4 साल नहीं कह रहा हूँ, करीब 30-40 साल के आसपास पुरानी बात कर रहा हूँ कि जब 1 करोड़ लोग 1 करोड़ लोग केवल कांग्रेस के शासनकाल के अंदर केवल भूख से मर गए थे। और ये बात आपने जब इन्होंने कहा कि राशन देना एक कोई राहत नहीं है, कोई चाहता भी नहीं है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश और देश के अंदर केवल मोदी जी की सरकार थी, योगी जी की सरकार थी जो गरीबों की मदद की। मेरा ये कहना था केवल। और दूसरी बात, अच्छा, इससे पहले किसी ने मदद नहीं की? पसमंदा समाज, जो पसमंदा समाज है, जो पसमंदा समाज है, वो लगातार उपेक्षा का शिकार रहा। राजनीतिक रूप से सरकार ने कोई मदद नहीं की है। लगातार वो पिछड़ता रहा। लेकिन हमने उपराष्ट्रपति बनाया है, राष्ट्रपति तक पहुंचाया है। 80-90% कहाँ पहुंचाए हो? 80% बताओ ना, आप घेर तो रहे हो कांग्रेस को, आप बताओ किसको आपने सांसद बनाया है, किसको आपने मंत्री बनाया है? अभी गुलाम अली खटाना को बनाया है। कब? अभी कश्मीर से बनाया, गुज्जर बकवाल हैं। अरे भैया, अभी तो आप देश को बनाया। अब आप कश्मीर में पहुंच गए, फिर उसका थोड़ी देर बाद आप पहुंच जाएंगे दूसरे कोने में। अभी आप बता रहे थे कि इनका कोई सवाल हो, पहले ले लीजिए जी। मैं शुरू करूं अपनी? हाँ बताइए। नहीं, बात आप करेंगे तो मैं टोकूंगा, गलत बात करेंगे तो मैं फिर आपको टोकूंगा, फिर यही होगा। कोई दिक्कत नहीं। नहीं टोकिए नहीं, चलिए आप बात सुनिए पहले पूरी तमीज से। अब इसमें तमीज कहाँ, बदतमीजी कहाँ जा गई? और चलिए बासी जी अपनी बात पूरी करें। कुछ कहा नहीं, बदतमीजी कहाँ जा गई? चलिए, दूसरी बात जी, जब पसमंदा समाज लगातार समाजवादी पार्टी को 80% और 90% वोट दे रहा था, तो उनको योजनाओं में 9% की हिस्सेदारी दे रहे थे। भारतीय जनता पार्टी को अल्पसंख्यक समाज का लगभग 8% वोट मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 25 से 30% की हिस्सेदारी योजनाओं में आज अल्पसंख्यक समाज को दी है। ये केवल एक वोट बैंक की राजनीति नहीं थी, ये एक चिंता थी। जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, जो पीछे छूट गए हैं, उनकी चिंता करना सभी सरकारों का फर्ज है। ये मोदी जी की सरकार ने इसकी चिंता की। आज सभी मुसलमान कहते हैं हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, हाँ सुरक्षा मिली है। मदरसों की बात हुई थी, तो मदरसों के अंदर जो सर्वे हुआ वो केवल इसलिए था कि मदरसों की हालात कैसे हैं, मदरसों के बच्चे खाते क्या हैं, मदरसों के बच्चे पढ़ते क्या हैं, पढ़ाते क्या हैं, उनको पढ़ाने वालों का स्तर क्या है। जब तक हम इन चीज़ों पर सर्वे नहीं करेंगे, सरकार उनके लिए कोई योजना नहीं बना सकती। जब तक इलीगल मदरसे जो अवैध हैं या जो अपंजीकृत हैं, उनकी अगर बात की जाए, तो जब तक उनको ठीक नहीं किया जाएगा, बच्चों का भविष्य अच्छा नहीं हो सकता। मोदी जी ने कहा था कि मैं मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूं। इसी के तहत लगातार मदरसों को मॉडर्न करने के लिए और मदरसों की कमियों को ठीक करने के लिए सरकार काम करना चाहती है। उसके लिए सर्वे ज़रूरी है, जिसका दारुल उलूम ने भी इसका समर्थन किया और कहा कि ये सर्वे ठीक है। नदवे ने भी किया, सभी जगहों ने किया। लेकिन इस पर भी सियासत होती है। जब बात तमाम मुद्दों की होती है तो लोग उस पर सियासत करने लगते हैं। आज पसमंदा समाज के हकों की बात हो रही है, आज उनकी पीड़ा को समझने की बात हो रही है, और आप उनके देखो पीड़ा को समझने की कोशिश कीजिए। जब हमने ये कार्यक्रम शुरू किया तो मुझे खुद बहुत सारे समाज के लोग आए जो अच्छे समाज, एक अच्छे संगठन चला रहे थे, चाहे वो सलमानी थे, चाहे रायनी थे, चाहे अंसारी थे, आए कि हम इस कार्यक्रम में आना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं। वो लोग शामिल हुए, उन्होंने कहा कि आगे हम अपने जब समाज के कार्यक्रम करेंगे, हम इन बातों को रखेंगे और हमारे साथ जो लगातार नाइंसाफ़ी हुई है वो इस सरकार में ना हो। आपने इसकी चिंता की है, हमें आपके लगातार इन कार्यक्रमों के माध्यम से संगठन को एकजुट करने का और आपके साथ चलने का प्रयास करेंगे। उन्होंने अपने कुछ मुद्दे जो उनकी चिंताएं थी, जो उनकी बातें थी, वो बताने का काम किया, जिसको हम अपने संगठन से
बताने का काम करेंगे। तो लगातार सरकार सभी समाज के बीच जाकर के काम करने की, उनकी चिंताओं को समझने की, उनकी कमियों को दूर करने की, उनको योजनाओं में लाने की, मुख्य धारा में लाने की बात कर रही है। हो सकता है कि इसमें लोगों को कुछ गलत लगता हो, कुछ सही लगता हो, लेकिन सरकार एक विजन के साथ इस देश को मजबूत करने के लिए सभी वर्गों को साथ लेकर और सबका साथ सबके विकास की नीति के साथ आज आगे बढ़ रही है। इसी के लिए जब ये पसमानदा की बात हुई तो इनके शफीकुर रहमान बर्क जो सांसद हैं, उन्होंने कहा कि ये बिके हुए और ये डरे हुए लोग थे। क्या अपने हकों की बात करना, क्या अपने आवाज को बताना, अपनी समस्याओं को बताना, क्या उनके लिए कोई इजलास करना या उनके लिए कहीं मिलना बिका और डरा हो जाता है, ये उनको अपनी मानसिकता ठीक करनी चाहिए। दूसरा, लगातार जब इन्होंने पसमानदा समाज की चिंता नहीं की, आज उत्तर प्रदेश के अंदर सभी आयोग और बोर्ड के चेयरमैन पसमानदा समाज से हैं, एक मंत्री वो भी पसमानदा समाज से हैं, अभी गुर्जर समाज से जो वो भी पसमानदा है और उनको शेड्यूल कास्ट का, उनको ट्राइबल कास्ट का दर्जा। जी बिल्कुल बासी जी मैं मीसम साहब से बात करता हूँ। मीसम जी, ये बताइए कि आपने बीजेपी के नेताओं को सुना, उनकी रणनीति सुनी, बासित साहब को सुना, आपके पास इनको काउंटर करने के लिए ख़ास तौर पर जो 80% जो मुसलमान है पसमानदा समाज का, उसको काउंटर करने के लिए क्या तैयारियां हैं? देखिए, ऐसा है कि इनको काउंटर इनका खुद ब खुद मिल जाएगा, हमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मजाक की भी एक लिमिट होती है। मतलब मजाक भी किया जाए तो उतना ही किया जाए कि जितना आदमी सह सके। जिस तरह से अभी केपी मलिक जी कह रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत हूँ, ये बात सच भी है। कहीं ना कहीं ये पसमानदा समाज हो या मुस्लिम समाज हो, ये सोशल इंजीनियरिंग है, ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो उस एक्सपेरिमेंट के सहारे इसीलिए कहते हैं कि कभी इतना बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए कि आज जिन्हें आप भगा रहे थे पाकिस्तान, जिन्हें आप बता रहे थे मुसलमानों का दो स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान, आज उन्हीं के वोट पाने के लिए आपको इस तरह की वोट बैंकिंग के लिए आपको उनको इकट्ठा करना पड़ रहा है। और रही बात ये कि एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है कि जिन पसमानदा समाज को आज जोड़ रहे हैं, क्या वो एनआरसी में लिस्ट में रहेंगे या अब उनको वाकई पसमानदा में जब जोड़ लेंगे और ये साथ हो जाएंगे तो एनआरसी वाले विचार खत्म हो जाएंगे? मतलब एक लिमिट होती है आपको मजाक करने की। कभी कोई कानून लाते हैं, कभी कोई कानून लाते हैं, मतलब आप कभी, मेरी समझ ही में नहीं आता किसके साथ हैं आप, किसके दुश्मन हैं, चाहते क्या हैं भारत के अंदर। क्योंकि आप तथ्यों पे, तर्कों पर कभी बात ही नहीं करना चाहते हैं। देश के अंदर हालात इतने खराब हो गए हैं कि रोटी रोटी के लिए आदमी तरस रहा है, नौकरी के लिए आदमी तरस रहा है। अभी जो हमारे आपके जो मुस्लिम समाज से जो पैनलिस्ट हैं बैठे हैं, हसन जी, उन्होंने एक बात कही कि पेट का एग्ज़ाम था, कोई उसकी लाइन लेंथ नहीं, कोई उसके लिए तरीका, कोई उसके लिए आपके पास पहले से किसी तरह का कोई डिफेंडिंग ऑर्डर नहीं। अब आपने सबके परीक्षार्थियों को बाहर भेज दिया, अब वहाँ पर सीट नहीं लोगों को। यूपी में बाढ़ का बुरा हाल है, त्राहिमाम मचा हुआ है, भीड़ है, बच्चे हैं और उनको सीटें नहीं मिल रही हैं जाने के लिए। जो वहाँ गए उनको रुकने के लिए जगह नहीं है। बस आपने एकदम से एक तानाशाही ऑर्डर, अंग्रेज़ों की तरह से लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल आपने ऑर्डर कर दिया कि बाहर भेज दो, क्योंकि आप चाहते ही नहीं है कि अगर पढ़ जाएंगे बच्चे और इस तरह से नौकरी के सवाल करेंगे तो हम ये जिस तरह की, क्योंकि उन्होंने अपनी जो विजन है, जो भी ये बता रहे थे भारतीय जनता पार्टी का, वो मुसलमानों के लिए तो जो है वो है। मैं तो पूरे देश और पूरे प्रदेश को चेतावनी से आग्रह मतलब करना चाहता हूँ कि ये वाकई जिस तरह से देश और प्रदेश को झोंकना चाह रहे हैं, जिस चीज़ में जो ईंधन बनाना चाह रहे हैं धर्म की आड़ में, जिस तरह से हिंदुस्तान के और प्रदेश की जनता को, उससे अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इनको, इनका काम, इनका ये मतलब नहीं है आज ये हिंदुओं से ये कह रहे थे कि देखो मुसलमानों से दूरी बनाओ, और आज की डेट में ये मुसलमानों को गले लगा रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक सीधा सा सवाल है, मैं बहुत छोटा सा नेता हूं और यहाँ बड़े बासी जी, मैं छोटी सी मेरी बस एक बात, अरे अब मैं बोलता नहीं किसी के बारे में, मतलब मैं जान नहीं चाहता हूं, मैं बहुत छोटा सा एक कार्यकर्ता हूं, एक समाज के सेवक हूं। मैं एक जानना चाहता हूं कि आखिर मोदी जी के कब्जे में इनके सांसद, बड़े बड़े नेता नहीं रहते हैं कि जो इस तरह के बयान देते हैं कि इनके काबू में नहीं है? ये बात तो हम लोग कर चुके हैं प्रधानमंत्री। और या तो प्रधानमंत्री जी हमारे इतने भोले हैं कि उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है देश के अंदर, वो बेचारे सबके लिए खटके जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, और आप साहब यहाँ से नारा दिए। अच्छा चलिए, मेरे पास समय कम है, एक सवाल, मैं बासी जी समय कम है मेरे पास, एक सवाल। सभी पार्टी कह रही हैं, सभी पार्टियां कहती हैं कि मैं वोट बैंक हम नहीं मानते, ठीक है,
आप वोट बैंक नहीं मानते। सबसे पहले शैलेंद्र तिवारी जी छोटे में जवाब दीजिएगा, क्या आपको मुसलमानों का वोट चाहिए कि नहीं चाहिए? हमको समाज के हर वर्ग का वोट चाहिए, हर वर्ग के लिए करेंगे। और जो आज भाजपा कह रही है कि पसमानदा समाज और ये समाज, हम पूछ रहे हैं जो बनारस में बुनकर रोटी और लंगोटी के लिए परेशान है, उनको क्या वो पसमानदा में नहीं समझती है या उनको नहीं कह सकती है? समाज सीधा सा बात है कि चुनावी बयान देना, चुनावी हथकंडा करना, इन चीज़ों से बाहर निकलिए, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बदलिए। आप कुछ कर सकते हैं। मोदी जी की एक योजना आप बता दीजिए जो आज की तारीख में कारगर हो, बता दीजिए आप एक योजना, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो एक सवाल है मेरा कि इस देश में 2.75% मुस्लिम जो है वो स्नातक या उसके ऊपर की पढ़ाई किया हुआ है और निरक्षरता का सबसे ज़्यादा प्रतिशत मुसलमानों का है, तो इसके पीछे आप किसको दोषी मानते हैं? देखिए, इसके पीछे जितनी दोषी सरकारें रही हैं उतना ही दोष मुसलमानों का भी रहा है। मैं बिल्कुल निर्भीकता के साथ मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि मुसलमान आज़ादी के बाद का अगर अनुपात देखेंगे शिक्षा में, रोज़गार में और कारोबार में, और वो आज लगभग नीचे गिरते अपने आखिरी पायदान पे आ चुका है। तो सवाल ये है कि जब तक समाज खुद ना बदलना चाहे तब तक उसको कुचला ही जाता है। जब तक आप अपने हक़ की आवाज़ नहीं उठाएंगे, जालिम के सामने जुल्म को सहना और उसकी मुखालफत ना करना भी, जुल्म सहना और जुल्म करना दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। बिल्कुल। लेकिन आज की डेट में हिंदुस्तान के मुसलमान बिल्कुल पूरी तरह से अवेयरनेस है, उनको गुमराह नहीं किया जा सकता। 2-4 सम्मेलन होते रहते हैं, सम्मेलन ऐसे, लेकिन अगर कोई भी पार्टी मुसलमानों के हक़ में या भारतीयों के हक़ में, मैं हिंदू मुसलमान को उसमें नहीं जाना चाहता, कि भारतीयों के हक़ में अच्छा करना चाहती है तो ठोस योजनाएं लाके दिखाए। जी, केपी मलिक जी, मेरा एक सवाल है कि अगर बात करें मुसलमानों की, तो जो मुस्लिम है वो एक तरह से कोई नहीं ये कह नहीं सकता कि वोट बैंक उसका नहीं, वोट बैंक की तरह उसका इस्तेमाल नहीं किया गया, वोट बैंक की तरह उसका इस्तेमाल किया गया, उसको जो आगे बढ़ने के अवसर थे वो नहीं मिले, चाहे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो, चाहे रंगनाथन कमेटी की रिपोर्ट हो, तमाम रिपोर्ट्स ऐसी आई जिसमें था कि बहुत ही बुरी हालत है। इवन ये भी कहा गया कि जो SC ST हैं उनसे भी पिछड़े हुए हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि ये जो बीजेपी का कदम है ये गेम चेंजर साबित होगा, और गेम चेंजर साबित होने के साथ साथ जो मुसलमानों की जो बीजेपी को लेके जहनियत है उसमें बदलाव आएगा? नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि इनकी स्थिति में या कोई दूसरा कोई बदलाव होगा। और इसके जो आप बताते हैं कि भाई ये, एक तो मैं मानता हूं कि तमाम सियासी दल मुस्लिमों को, खासकर इस तबके को वोट बैंक मानते हैं, और उसकी आपने बानगी देखी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, और चाहे आज भारतीय जनता पार्टी हो, वो सिर्फ इसको एक वोट बैंक के रूप में लेके चल रही है। दूसरा जो मैं सबसे बड़ा कारण मानता हूं, इनके समाज में कोई इस तरह के लोगों का, समाज के लिए काम करने के लिए इस तरह के कोई नेता मुझे याद नहीं आते कि जिन्होंने मुस्लिमों की समस्याओं को बड़े लार्ज स्केल पे उठाया हो, सड़कों पे उतरे हो। कुछ मुसलमान के नाम पे, कुछ मुसलमानों के ठेकेदार के नाम पे तमाम पार्टियों में नेता बन जाते हैं और अपना घर भरने का काम करते हैं और इनकी वोटों को प्रयोग करने का काम करते हैं, और उसके बाद आगे कुछ नहीं होता। देखिए, एक अभी इन्होंने बताया कि अंग्रेजों के समय से आज तक इन दीनहीन लोगों की स्थिति हुई है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ये स्थिति सुधरेगी, मुझे इस पर संशय है। जी, शैलेंद्र जी आपका शुक्रिया, ऋषभ साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय खत्म है, हो गया है। केपी मलिक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बासित साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हाजी हसन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि मुसलमानों के वोट बैंक को लेकर सियासत किस तरह से होती है और उनके उत्थान की कितनी बातें कही जाती हैं, लेकिन उनके उत्थान की बातें धरातल पर कितनी दिखती हैं, ये भी ख़ास बात है। क्योंकि मुसलमानों को अगर आप सिर्फ वोट बैंक समझेंगे तो उनकी स्थिति
वैसी ही रहेगी जैसे पहले थी। अब सबसे बड़ी बात है, सबसे ख़ास बात यह है कि मुसलमानों को अगर आगे बढ़ाना है तो उनका जो लिटरेसी परसेंटेज है उसको बढ़ाना पड़ेगा, उनकी सोच में परिवर्तन करना पड़ेगा, और उनकी सोच में परिवर्तन करने के साथ साथ उनको एक पॉलिटिकल रहनुमाई की भी ज़रूरत है, जो अभी फ़िलहाल इस देश में और उत्तर प्रदेश में नहीं दिखती। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। बने रहिए आप इंडिया न्यूज़ के साथ।